जब एक ओपन इकॉनमी दूसरी इकॉनमीज के साथ ट्रेड करती है तो उस ट्रेड के लिए वो मुख्तलिफ करेंसीज में एक्सचेंज करती हैं, यानी मुख्तलिफ करेंसी से डील करती हैं। और इस सिलसिले में एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल आता है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट की दो टाइप्स हैं, एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट और दूसरा रियल एक्सचेंज रेट। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। तो नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो एक्सचेंज रेट जो कि नॉर्मली हम किसी भी एक्सचेंज कंपनी के पास या फिर किसी भी बैंक में जब हम करेंसी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एक मुल्क की करेंसी से दूसरे मुल्क की करेंसी से इनसे एक्सचेंज करते हैं, तो वो जो हमें एक रेट बताते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं जाता हूँ एक एक्सचेंज कंपनी पे और वो बताते हैं, उनका एक रेट लगा होता है कि $1 1 US डॉलर इक्वल है 200 पाकिस्तानी रुपीस के। तो ये जो एक्सचेंज रेट उन्होंने लगाया हुआ है, ये हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है जो कि हमारे मॉनिटरी टर्म्स में है, यानी करेंसीज की टर्म्स में है, ना कि गुड्स एंड सर्विसेज के। और नॉमिनल हम उन्हीं वेरिएबल्स को कहते हैं जो कि मॉनिटरी टर्म्स में हो। तो अब इस एक्सचेंज रेट के जो कि उन्होंने लगाया हुआ है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अगर मैं एक US डॉलर उस एक्सचेंज कंपनी को दूंगा तो उसके बदले में वो मुझे 200 पाकिस्तानी रुपीस देंगे। और दूसरा पहलू ये है कि अगर मैं उन्हें 200 पाकिस्तानी रुपीस दूंगा तो वो उसके बदले में मुझे एक US डॉलर देंगे। प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक स्लाइट फ़र्क होता है इन दोनों प्राइसेस में, यानी बाइंग एंड सेलिंग में। उसकी वजह ये होती है क्योंकि एक्सचेंज कंपनी ने अपना एक कमीशन भी रखना होता है जिससे वो प्रॉफिट अर्न करें, लेकिन इस वक्त हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा कोई कमीशन नहीं है और दोनों इक्वल हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम दो तरह से लिख सकते हैं, यानी इस एग्जाम्पल की बेस पे हम अपना नॉमिनल एक्सचेंज रेट दो तरह से लिख सकते हैं। एक एक्सचेंज रेट तो ये है कि 1 US डॉलर, एक एक्सचेंज रेट तो ये होगा कि तो एक एक्सचेंज रेट ये है कि हम लिखेंगे 200 पाकिस्तानी रुपीस पर US डॉलर, यानी एक US डॉलर के बदले में 200 पाकिस्तानी रुपीस है। लेकिन अगर हम दूसरी टर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/200 US डॉलर पर 1 पाकिस्तानी रुपीस, यानी आप एक पाकिस्तानी रुपया देंगे तो आपको 1/200 US डॉलर मिलेगा। लेकिन हम इसे 1/200 नहीं लिखते, इसको हम लिखेंगे 0.05, बल्कि 0.005। तो यानी ये दो फॉर्म्स हैं कि जिनमें हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट को लिख सकते हैं, कि यानी 200 पाकिस्तानी रुपीस मिलेंगे एक US डॉलर के बदले में, और दूसरा ये कि 0.005 US डॉलर मिलेंगे एक पाकिस्तानी रुपये के बदले में। तो इस नॉमिनल एक्सचेंज रेट के थ्रू हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है एप्रिसिएशन का और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है डेप्रिसिएशन का। तो एप्रिसिएशन ये होती है कि एक करेंसी के ज़रिए हमें दूसरी करेंसी की ज़्यादा वैल्यू मिलती है। मिसाल के तौर पे हमें जो है वो US डॉलर, एक US डॉलर के बदले में पाकिस्तानी रुपीस अब मिलते हैं 220। तो अब US डॉलर के US करेंसी के या US डॉलर के एक यूनिट के बदले में पाकिस्तानी रुपये के 220 यूनिट्स मिलती हैं, यानी उसी अमाउंट में अब उसे दूसरी वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, दूसरी करेंसी। तो इस केस में हम कहेंगे कि US डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, US डॉलर एप्रिशिएट हुआ है। और अगर हम एक दूसरी मिसाल ले लें कि जिसमें हम फ़र्ज़ कर लें कि ये 200 डॉलर की बजाय ये हो गया है 180
पाकिस्तानी रुपीज़, यानी $1 के बदले मिलते हैं 180 पाकिस्तानी रुपीज़। अब उसी $1 में कम पाकिस्तानी रुपीज़ मिलते हैं, पहले 200 थे और अब 180 मिलते हैं। तो इस केस में हमारे पास हुई है डेप्रिसिएशन, और हम बात कर रहे हैं $, की, पाकिस्तानी रुपये की हमने बात नहीं की। यानी $, डेप्रिशिएट होगा अगर तो उसके बदले में 180 पाकिस्तानी रुपीज़ मिलेंगे, और उसकी वजह यह है कि अब उसकी वैल्यू कम हो गई है, या कह लें कि वो जब हम खबरों में सुनते हैं कि एक करेंसी की वैल्यू मुस्तहकम हो गई है या मजबूत हो गई है, या एक करेंसी की वैल्यू कमज़ोर हुई है, तो उसकी वजह यही होती है कि एक करेंसी के बदले में आपको दूसरी करेंसी कितनी ज़्यादा मिलती है। अगर आपको उसी वैल्यू में, यानी उसी मिकदार में एक सोर्स करेंसी से दूसरी करेंसी ज़्यादा मिलती है, तो ये इसका मतलब है कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट हुई है। लेकिन अगर आपकी करेंसी की उसी यूनिट से अब फॉरेन करेंसी थोड़ी मिलती है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई है और वो डेप्रिशिएट हुई है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा ज़रूरी है, और वो ये कि ये जो एक्सचेंज रेट, नॉमिनल एक्सचेंज रेट हमने लिया था, ये सिर्फ 2 करेंसीज को कंसीडर कर रहा था, यानी 2 करेंसीज को। और जबकि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी जो मैंने बताया, ये सिर्फ इन 2 करेंसीज के वैल्यू में के रिलेटिव बताया था। लेकिन जनरली जब हम कहते हैं कि मिसाल के तौर पे $1 के बदले में पहले 200 मिलते थे, अब 220 पाकिस्तानी रुपीज़ मिलते हैं, तो इसकी क्या वजह हुई है? ये इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि $, अप्रिशिएट हुआ है, और दूसरी वजह ये हो सकती है कि पाकिस्तानी रुपये डेप्रिशिएट हुआ है। तो दोनों के हिसाब से कह लें कि जब $, अप्रिशिएट, अगर हम सिर्फ 2 को देखें, तो जब $, अप्रिशिएट होगा तो लाजमी पाकिस्तानी रुपये डेप्रिशिएट होगा, और जब पाकिस्तानी रुपये अप्रिशिएट होगा तो $, डेप्रिशिएट होगा। तो तो जनरली हम कैसे इसको समझते हैं, ये हम जो कॉन्सेप्ट सुनते हैं वो क्या होता है? तो वो ये है कि एक ओपन इकॉनमी जब हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें सिर्फ 2 करेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि बेशुमार करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं, और मुख्तलिफ इकॉनमीज और मुख्तलिफ कंट्रीज का आपस में एक बैलेंस चल रहा होता है करेंसी से रिलेटेड। तो इस वजह से जब कैलकुलेट किया जाता है एक करेंसी को, या कैलकुलेट नहीं बल्कि कहना चाहिए, जब हम खबर सुनते हैं कि एक करेंसी अप्रिशिएट हुई है, तो वो करेंसी कैसे अप्रिशिएट करने को समझते हैं। वो इस तरह से कि $1 की प्राइस ले लेते हैं कि $1 के बदले में जो है पाकिस्तानी रुपये कितने मिलेंगे, फिर साथ देख लेते हैं कि वो जापानीज येन कितने मिलेंगे, फिर वो देख लेते हैं कैनेडियन डॉलर कितने मिलेंगे, साथ देख लेते हैं कि ब्रिटिश पाउंड कितने मिलेंगे, इसी तरह यूरो कितने मिलेंगे। तो इस तरह का एक वो इंडेक्स बना लेते हैं, यानी मुख्तलिफ जो करेंसीज दुनिया में मशहूर इस्तेमाल हैं, उन सब का वो एक इंडेक्स बना लेते हैं, और वो उन सारों को ओवरऑल देखते हुए ओवरऑल उनका इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं कि इन सब का अगर कलेक्टिव इफेक्ट देखा जाए, तो फिर क्या $, के बदले में सारी चीज़ें जो सारों की एवरेज ली जाए, तो क्या वो सारों की एवरेज ज़्यादा हुई है? अगर तो उसी $, में सारों की एवरेज का जो अमाउंट है वो बढ़ी है, तो फिर हम कहेंगे कि $, अप्रिशिएट हुआ है, और अगर कम हुई है तो हम कह देंगे कि $, डेप्रिशिएट हुआ है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि जिस तरह के हमने इस केस में कहा था कि $1 पहले 200 का था और अब वो 220 का हो गया, तो हम अगर सिर्फ इन 2 को देखें तो हम कहें कि $, अप्रिशिएट हुआ है। लेकिन जब हम $, का इंडेक्स निकालें तो हमें पता चले कि बाकी एवरेज तो वहीं रही है, एवरेज को तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। तो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू कम हुई थी। तो इस तरह से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि असल वजह जो है वो रुपये की डेप्रिसिएशन थी, ना कि $, की अप्रिसिएशन। तो इसलिए जब भी ख़बरों में या आम तौर पे एक करेंसी की अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन की बात की जाती है, तो उसमें जो है एक अहम जो है कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है इंडेक्स का, जो कि इन्वॉल्व हो रहा होता है, और इसको समझना या कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है।
आखिर में एक सवाल है जो कि मैं चाहूँगा कि आप जिसका आंसर कमेंट्स में दें, और वो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ जो कि एक यूएस डॉलर के बदले में मिलते थे उसकी अमाउंट कम हो गई है, यानी एक यूएस डॉलर के बदले में पहले 200 रुपीज़ मिलते थे और अब वो कम हो के अब 180 रुपीज़ मिलते हैं, लेकिन साथ ही जो यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट इंडेक्स है बाकी करेंसीज के साथ वो वहीं पर रहा है, उस पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा, तो फिर इनमें से क्या बात हुई है? पॉइंट ऑप्शन ए है कि यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, ऑप्शन बी यूएस डॉलर ऑप्शन ए है यूएस डॉलर डेप्रिशिएट हुआ है, ऑप्शन बी है यूएस डॉलर एप्रिशिएट हुआ है, ऑप्शन सी पाकिस्तानी रुपये डेप्रिशिएट हुई है, और ऑप्शन डी पाकिस्तानी रुपये एप्रिशिएट हुई है। तो इनमें इन ऑप्शन पे आप गौर करें और जो सी ऑप्शन आपको लगती है कि दुरुस्त है वो आप कमेंट्स में दें। थैंक यू वेरी मच।